नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। क्या कांग्रेस के सर्वेसर्वा राहुल गांधी ने मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत का मुकाबला करने के लिए बदजुबानों की फौज मैदान में उतार दी है? दिखाएंगे आपको और बताएंगे कि कैसे धाकड़ कंगना ने पूरे इकोसिस्टम को एक्सपोज करके रख दिया है। मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में आज आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि विदेश में समाजवादी टापू होने का सच क्या है और जिस अखिलेश आइलैंड का इशारा सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है वो द्वीप असल में कैसा दिखता है या दिखेगा, अगर वो असल में है भी या सिर्फ उपचुनाव में बिकेगा, बताएंगे आपको। लेकिन शुरुआत करते हैं मूड मीटर की उस स्टोरी से जिस पर कि आज जबरदस्त चर्चा है। अभी जो है कहीं बादल फट गया और 2 दिन बाद पहुंच जाए जैसे कंगना जी कर रहे हैं, और वो बरसात में वैसे भी नहीं आना था उन्होंने, क्योंकि मेकअप जो है सारा खराब होना था। फिर लगना था ये कंगना है या कंगना की माँ है। तो आज मूड मीटर की शुरुआत उस बड़े सवाल से जिसकी बुनियाद में वो पुरुषवादी मानसिकता है जो हर उस महिला को निशाना बनाना चाहता है जो अपने दम पर कामयाबी की राह गढ़ती है और जो आगे बढ़ती है। ये सवाल इसलिए उठ खड़े हुए हैं क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से भारत की राजनीति में भद्दी बयानबाजी का ऐसा बेशर्म सिलसिला शुरू हुआ है जिस पर चुप्पी साधना जुर्म जैसा लगता है, जिस पर खामोश रह जाना उस जुर्म को सामाजिक मान्यता देने जैसा है और जिसकी अनदेखी उस जुर्म में भागीदारी कबूलने जैसा है। बात तो हिमाचल में बाढ़ त्रासदी की हो रही थी, लेकिन उसे किसी महिला के मेकअप से जोड़ देना एक अलग तरह की त्रासदी। हिमाचल के मंत्री जगत नेगी ने क्या कहा, पहले जरा ये सुनिए और उसके बाद आपको बताएंगे कि ये कौन सी मानसिकता है। अगर अभी जो है कहीं बादल फट गया और 2 दिन बाद पहुंच जाए जैसे कंगना जी कर रहे हैं, कंगना जी ने कहा, ट्विटर किया, और जब सब कुछ ठीक हो गया समय से मैं पहुंची वहां पर, और वो बरसात में वैसे भी नहीं आना था उन्होंने, क्योंकि मेकअप जो है सारा खराब होना था। फिर लगना था ये कंगना है या कंगना की माँ है, पता ही नहीं लगना था। तो वो आई उधर, तो जब सब कुछ वहां ठीक ठाक हो गया, घड़ियाली आंसू बहा के चले गई। तो पॉलिटिक्स में आरोप प्रत्यारोप के बीच नेताओं का थोड़ा पर्सनल हो जाना कोई नई बात नहीं है और शायद कोई बड़ी बात भी नहीं। लेकिन एक नेता जब किसी महिला को उसकी काबिलियत, उसकी नीतियों और उसके विचारधारा की बजाय उसके मेकअप, उसके कपड़े और उसके चरित्र पर घेरने लगे तो ये सिर्फ 2 नेताओं के बीच का सवाल नहीं रह जाता। ये सवाल समाज, संस्कृति और संस्कार तीनों से जुड़ जाते। इस देश में नेगी जैसे नेताओं की कोई कमी नहीं है जो महिलाओं की पहचान उनके मेकअप से परे नहीं देख पाते, जो ये कभी नहीं समझ पाते कि महिलाओं का वजूद उनके सौंदर्य से इतर भी होता है। इसलिए नेगी को लगता है कि कंगना का मेकअप उतर जाएगा तो उनकी पहचान खत्म हो जाएगी। कंगना वैसी सुंदर नहीं दिखेंगी जैसी दिखती हैं तो उनका कोई वजूद नहीं रह जाएगा। पुरुषवादी मानसिकता महिलाओं को हमेशा एक निश्चित खांचे में रखकर देखती आई। जगत नेगी उसी मानसिकता का भौंडा प्रदर्शन। कंगना हिमाचल की मंडी लोकसभा से सांसद हैं। बड़े संघर्ष से उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। राजनीति के मैदान में वो अपने विरोधियों को उनकी भाषा में मुंहतोड़ जवाब देने की हिम्मत रखती। लेकिन कंगना का धाकड़ अंदाज, उनकी बेबाक बयानबाजी और उनकी तल्ख साफगोई उनके विरोधियों को तिलमिला देती और स्त्री के वार से तिलमिलाया घबराया आदमी अक्सर उसका जवाब या तो अपनी मर्दानगी में तलाशता है या उस महिला के चरित्र में। और आपको यकीन ना हो तो जरा कंगना रनौत को लेकर दिए गए इन बयानों को आप देखिए एक बार और सुनिए और आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। 29 अगस्त पंजाब के अकाली सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने क्या कहा था, अगर आपको याद हो
उन्होंने कहा कि कंगना को रेप का एक्सपीरियंस है। 30 अगस्त को पंजाब का किसान प्रदर्शनकारी बोला, मेरे पास इतना पैसा है कि कंगना को अकेले खरीद लूंगा। और अब 3 अगस्त को हिमाचल के मंत्री हैं जगत नेगी, वो कह रहे हैं कि मेकअप खराब हो जाता तो पता नहीं चलता कि कंगना है या कंगना की मां है। आप सोचिए कि किस तरह के का बयान दे रहे हैं लोग। कांग्रेस और अकाली दल अभी क्यों कंगना पर ओछी टिप्पणियों के साथ हमला बोल रहे हैं? सिख राजनीति के वो चेहरे जो पंजाब में 3 दशक के चरमपंथी दौर को फिर से जिंदा करने में ही अपनी सियासत तलाश रहे हैं। वो चाहते हैं कि भिंडरावाले की छवि इतिहास से अलग दिखाई जाए या कंगना की फिल्म से वो हिस्सा हटा दिया जाए। इसी के लिए दबाव की राजनीति की जा रही। कंगना के खिलाफ ओछे बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन लौट कर आते हैं फिर उसी मोड़ पर। क्या कंगना का राष्ट्रवाद और कंगना की कामयाबी का कोई जवाब उन्हें नहीं मिल रहा, इसलिए उनके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं? क्या इसलिए उन्हें हर तरीके से जलील करने की कोशिश की जा रही है? यह सवाल चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना पर थप्पड़ चलाने से लेकर मुंबई में बॉलीवुड के नेपोटिज्म और मी टू के घिनौने चेहरे से जुड़ता है। यह सवाल बॉलीवुड में कंगना की फिल्मों की रिलीज को रोकने और उन्हें फिल्में न मिल सके, इससे जुड़ी जो सियासी साजिश है उससे भी जुड़ता है, जिसमें उस समय के तत्कालीन शिवसेना सरकार पर भी उंगलियां उठी थी। मुंबई में कंगना के ऑफिस तक को तोड़ दिया गया, लेकिन कंगना का कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ पाए। उसे कामयाबी की राह से उठाकर हाशिए पर लाने की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन कंगना उनसे बखूबी लड़ी। मुंबई की लड़ाई जीतकर जब उन्होंने अपने पैतृक राज्य हिमाचल में नया आगाज किया है, तो उन्हें फिर महिला होने और उसकी मजबूरी का एहसास दिलाया जा रहा है। लेकिन कंगना अपने जुझारूपन से सबको करारा जवाब दे रही। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि यह सवाल सिर्फ कंगना का सवाल नहीं है, वो उस पूरी स्त्री जाति का सवाल है जो एक लंबे अरसे से शून्य में अटका हुआ है और जिसका जवाब तलाशने में किसी की दिलचस्पी नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो कंगना के खिलाफ हो रही इन ओछी टिप्पणियों पर भारत की महिला सांसदों ने क्यों चुप्पी साध रखी है? महिला अस्मिता को निशाना बनाकर की गई टिप्पणियों पर महिला सांसदों का खून क्यों नहीं खौल रहा? क्या पार्टी की सियासत देश की महिला सांसदों के लिए महिला अस्मिता के सवाल से बढ़कर है? सवाल कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी से, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से है, जो चुनावी फायदे के लिए लड़की है, लड़ सकती है का नारा तो देती हैं, लेकिन जब उनके लिए लड़ने की बारी आती है तो लड़ती नहीं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती से भी सवाल, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से सवाल, महुआ मोइत्रा, जया बच्चन, प्रियंका चतुर्वेदी, रंजीता रंजन समेत तमाम ऐसी लोकसभा सांसदों से है जिनकी संख्या लोकसभा में 74 है और राज्यसभा में 32 है, जो अलग अलग पार्टियों से जरूर हैं, लेकिन जिन पर महिला सम्मान से होने वाले ओछे खिलवाड़ के खिलाफ खड़े होने की एक नैतिक जिम्मेदारी भी, जिससे वो मुंह मोड़ रही। एक और भारत की संसद में महिलाओं की भागीदारी 33% तक लाने की एक सियासी लड़ाई चल रही है और उसको अंजाम तक पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ महिला सांसद के खिलाफ ओछी बयानबाजी लगातार हो रही। और सवाल वही है कि महिला अस्मिता पर चोट की कोशिशों पर अगर महिला सांसद आवाज नहीं उठाएंगी तो कौन उठाएगा? यह सवाल अकाली सांसद सिमरनजीत सिंह मान तो उठाएंगे नहीं, जिनकी खुद की उम्र कब की 60 पार कर चुकी है, लेकिन बयान सुन लेंगे तो कान से खून निकल आएगा। पद का नहीं तो कम से कम अगर उम्र का ख्याल कर लेते तो इस तरह का बयान नहीं देते जैसा कि उन्होंने दिया। कंगना रनौत का बयान आया, उन्होंने कंगना रनौत जो सांसद हैं उनका बयान आया, किसान आंदोलन में रेप और मर्डर हुए, अगर बीजेपी की सरकार ना होती तो पंजाब का वो हाल होता जो बांग्लादेश का हुआ है।
मैं कहना तो नहीं चाहता, रेनॉल्ड साहब को रेप का तो बहुत तजर्बा है, उनसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है रेप, तो लोगों को समझाया जाए कि रेप कैसे होता है। उनको कैसे तजुर्बा है? तजर्बा जैसे होता है, आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता, तो उनको रेप का तजर्बा है। तो सुना आपने, सिमरनजीत सिंह मान के बयान के बाद कंगना सार्वजनिक मंच पर कह चुकी हैं कि उन्हें रेप की धमकियां मिल रही। सिमरनजीत सिंह मान के ने यह बयान इस तिलमिलाहट में दिया क्योंकि कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के दौरान हुए महिला अपराधों का मुद्दा उठा दिया, बता दिया था कि कैसे आंदोलन के बीच महिला से रेप की वारदात हुई। और कंगना के आरोप का जब कोई राजनीतिक जवाब नहीं सूझा तो सिमरनजीत सिंह मान ने वहीं चोट किया जहां महिलाओं से हारा पुरुषवादी सोच हर बार पहुंचता है, महिला के चरित्र पर। हैरानी तो तब होती है जब एक महिला के चरित्र हनन में कांग्रेस की महिला नेता भी शामिल दिखती। और आपको याद होगा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने चुनाव के दौरान अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कंगना रनौत की रिवीलिंग ड्रेस वाली एक तस्वीर डाली थी और क्या लिखा था, पूछा कि क्या भाव चल रहा है मंडी में। इस टिप्पणी पर विवाद गरमाया तो सुप्रिया ने माफी मांग ली और कहा कि किसी महिला के खिलाफ इतनी ओछी टिप्पणी मैं नहीं कर सकती, मैंने नहीं किया। लेकिन सच्चाई सबको पता है, इसलिए कई बार लगता है कि सवाल महिला और पुरुष से ज्यादा सोच और मानसिकता का है। और एक सभ्य समाज होने के नाते इस ओछी और नीच मानसिकता के खिलाफ सबको एकजुट होने की जरूरत है, जो महिलाओं की पहचान को उनके मेकअप, उनकी औकात को उनके सौंदर्य और उनके वजूद को उनके शरीर से आगे नहीं देख पाते। क्या उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास प्राइवेट आइलैंड है? क्या अखिलेश सरकार में विदेश में द्वीप खरीदने के लिए यूपी के सरकारी खजाने का इस्तेमाल किया गया था? क्या अखिलेश की विदेशी संपत्ति की लिस्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ लग चुकी है? और सवाल यह भी कि क्या यूपी के उपचुनाव में योगी का प्राइवेट आइलैंड वाला आरोप अखिलेश पर भारी पड़ने वाला है? ये सारे सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान की वजह से सामने आ गए। सीएम योगी समाजवादियों के गढ़ मैनपुरी गए थे। वहां सीएम योगी के निशाने पर जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव और उनकी फैमिली थी। योगी ने समाजवादी सरकार के दौर में माफियागिरी और भ्रष्टाचार वाला मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव ने दुनिया के अलग अलग देशों में द्वीप यानी कि आइलैंड खरीद लिया होगा। अभी बात आपको सुनने में एक बारगी अजीब लगेगी कि द्वीप, और वो भी दुनिया में पता नहीं कहां कहां। ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन जरा सुनिए एक बार योगी कि क्या कह रहे हैं। जब ज्यादा वसूली होती थी तो चाचा को धकेल दिया जाता था, भतीजा अकेले ही बैग लेके भाग जाता था। इनको मैनपुरी की चिंता नहीं थी, इनको इटावा की चिंता नहीं थी, इनको स्वयं की चिंता थी। इनको प्रदेश की चिंता नहीं थी क्योंकि इनको स्वयं की चिंता थी। और इसीलिए जब उनको लगा कि अब उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं रहा तो इन लोगों ने तो अपने लिए दुनिया के अलग अलग देशों में द्वीप खरीद लिए होंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, हमें और आपको तो इसी प्रदेश में रहना है। तो अभी तक अखिलेश ने योगी के इस द्वीप वाले बयान पर कोई जवाबी हमला नहीं किया है, लेकिन ये जान लीजिए कि ये पहला मौका नहीं है जब योगी ने अखिलेश फैमिली पर आरोप लगाया है कि उनके पास आइलैंड है। साल भर पहले अप्रैल 2023 की बात है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट को लेकर चर्चा चल रही थी। योगी बात समझा रहे थे कि कैसे अखिलेश के दौर में यूपी की इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया। यहां भी सीएम योगी बोल गए कि ऐसे ही थोड़ी ना कोई खरीद ले रहा है इंग्लैंड में होटल और ऑस्ट्रेलिया में टापू। सुनिए योगी इसका साल भर पुराना वो बयान जो एक बार फिर से मौजूद हो गया। ऐसे ही थोड़े कोई खरीद दे रहा है इंग्लैंड में होटल।
ऑस्ट्रेलिया में टापू ऐसे थोड़े खरीद रहे आप, ये सब प्रदेश को लूट करके खरीदा गया है। तो माना कि अखिलेश ने ऑस्ट्रेलिया से मास्टर्स की पढ़ाई की है और ये बात पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया में अखिलेश पर टापू होने का जो योगी ने इशारा किया तो अखिलेश को बहुत बात चुभ गई थी। अखिलेश तिलमिला गए थे। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया था कि माननीय, ऐसा प्रतीत होता है कि आपने जिस काल्पनिक टापू और होटल का नाम हमारे साथ जोड़ दिया है उसकी रजिस्ट्री के गवाही में आप ही गए थे, तो फिर नामकरण भी आप ही कर दीजिए। और आप तो नामकरण करने के उस्ताद हैं, कहिए तो हम एक दो नाम सुझा भी दें आपको। ये उस समय अखिलेश यादव ने टिप्पणी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो बार अखिलेश पर टापू वाला आरोप लगा चुके हैं, पहली बार सदन में और दूसरी बार मंच से। अब सवाल तो यही है कि सीएम योगी के दावे में दम भी है या योगी बिना किसी सबूत के ही अखिलेश पर एक किस्म की पॉलिटिकल बयानबाजी कर रहे हैं। सवाल यह है कि योगी लोगों को भरमा रहे हैं या अखिलेश यादव ने वाकई हिंदुस्तान से बाहर द्वीप खरीद रखे हैं। अब ये ऐसे में जान लेना जरूरी है कि जिनके पास पैसा है या पैसा होता है, बहुत सारा पैसा होता है, वो विदेश में आइलैंड खरीद सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन योगी का ये आरोप इसलिए ज्यादा सनसनीखेज है क्योंकि योगी ये इशारा कर रहे हैं कि अखिलेश ने भ्रष्टाचार की कमाई से विदेशों में द्वीप खरीदे। अखिलेश पर द्वीप वाले आरोप की पड़ताल के लिए यह समझना भी जरूरी है कि कब कब अखिलेश यादव पर भ्रष्टाचार के मामले में कानूनी एजेंसियों ने नोटिस भेजा है, उनसे पूछताछ की, या उन पर क्या मुकदमे चल रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, और क्या अखिलेश के खिलाफ कभी द्वीप को लेकर के, द्वीप खरीदने को लेकर, आइलैंड खरीदने को लेकर कोई जांच हुई है क्या। तो एक बार जरा वो भी देख लीजिए कि अखिलेश के खिलाफ किस किस तरह की जांच चलती रही। तो साल था 2005 का। आरोप लगा था कि मुलायम सिंह यादव ने साल 2099 से 2005 के बीच मुख्यमंत्री रहते हुए गैर कानूनी तरीके से 100 करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठा की है, और इस मामले में मुलायम सिंह यादव के साथ साथ उनके बेटे अखिलेश यादव को भी आरोपी बनाया गया था। उसके बाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने विश्वनाथ चतुर्वेदी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने के बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया था। साल 2013 में सीबीआई ने कहा कि इसकी शुरुआती जांच में किसी तरह के अपराध की पुष्टि नहीं हुई है, और फिर लगे हाथ क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई थी। तो एक तरीके से मामला निबट गया और उसमें अखिलेश या मुलायम सिंह के खिलाफ किसी तरह का कोई मामला नहीं बना, कोई आरोप साबित नहीं हुआ। 2019 में फिर से जांच की मांग उठी तो सीबीआई ने हलफनामा दाखिल करके कहा कि जांच तो 2013 में ही बंद कर दी गई थी, इसलिए उस पर दोबारा जांच करने का कोई मतलब नहीं है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आगे सुनवाई से इनकार कर दिया। यानी भ्रष्टाचार का जो भी आरोप लगा था वो मुलायम सिंह यादव के दौर का था। अखिलेश सरकार के दौर के खनन घोटाले को लेकर सीबीआई ने अखिलेश को बुलाया जरूर था, लेकिन वो गवाह के तौर पर, यानी प्राइवेट आइलैंड खरीदने से के मामले में किसी तरीके से अखिलेश का ना तो कभी नाम आया है और ना इसको लेकर कोई जांच हुई। फिर सवाल उठता है कि योगी ऐसा बार बार क्यों बोल रहे हैं। क्या योगी ये इशारा कर रहे हैं कि अखिलेश शिवपाल ने 2012 से 2017 के बीच की समाजवादी हुकूमत में ब्लैक मनी इकट्ठा की और उसे विदेशों में आइलैंड खरीदने में खपा दिया? आपको हर सवाल का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा समझिए कि अगर वाकई कोई अखिलेश और शिवपाल के पास आइलैंड है भी या है, अगर उन्होंने खरीदा होगा तो आइलैंड होता क्या है और कैसा दिखता है और किस तरह के आइलैंड खरीदे बेचे जाते हैं, यह भी जानना जरूरी है। तो जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसा कि आप सब लोग जानते भी हैं कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ कोई अगर जमीन का हिस्सा है, धरती का हिस्सा है, तो उसको हम लोग आइलैंड बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं, टापू बोलते हैं। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो दुनिया में बहुत सारे द्वीप बेचे खरीदे जाते हैं, वो कहां और कैसे वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि भारत में के पास क्या ऐसा कोई द्वीप है, क्या कोई ऐसा आइलैंड है क्या जिसको कि खरीदा बेचा जा सकता है। तो भारत की जहां तक बात है, वहां भारत के पास 247 द्वीप हैं ऐसा भारत के अधिकार क्षेत्र में, और उसमें से 204 द्वीप जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में हैं और बाकी के जो 43 हैं वो अरब सागर में हैं। अब जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि अंडमान और निकोबार है।
तो अंडमान द्वीप समूह में 20 बड़े द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन 20 बड़े द्वीप हैं, और जो कि करीब 350 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। और इसी तरीके से जो निकोबार द्वीप समूह है, इसमें 19 द्वीप हैं, बड़े द्वीप, और ये भी करीब 6 से 100 किलोमीटर तक का इनका विस्तार है। और जो अगर आप अरब सागर में आएंगे तो अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह है भारत के पास, जिसके पास जहां की 36 द्वीपों का ये समूह है। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो भारत के पास बहुत सारे द्वीप जरूर हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें से कोई द्वीप जो है वो खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बोल रहे हैं कि अखिलेश ने टापू लिया, खरीदा है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश में तो टापू बिकाऊ है नहीं। तो योगी का इशारा यह है कि अखिलेश यादव ने किसी दूसरे देश में जाकर के, विदेशों में जाकर के और इस तरह के आइलैंड खरीदे। आपको बताऊंगा मैं कि अपने देश में कब कब सियासत टापू को लेकर हुई है, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि कैसे जो टापू है या यूं कहें कि आइलैंड है, वो लग्जरी लाइफ वाले मार्केट का सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है। अंग्रेजी में जिसे एक्सक्लूसिविटी कहते हैं, भोग विलासिता कहते हैं, टापू उसका सबसे बड़ा प्रतीक है। आइलैंड लाइफ जो है ना, आप कह सकते हैं, वो उसका सबसे बड़ा प्रतीक है। अपना टापू खरीद लिया, अपना द्वीप खरीद लिया, तो आप वहां फिर आप जिसे इजाजत दें वही रह सकेगा, यानी पूरा इलाका आपका है, दूसरा कोई नहीं। फिर चाहे आप टापू पर फ्लैट बनाइए, बंगला बनाइए, फार्म हाउस बनाइए, आप घास पर सोइए या रेत पर सोइए, आपकी मर्जी है। तो एक तरह से आप एक छोटे से मुल्क के बादशाह जैसे हो जाते हैं। और सीएम योगी जो इशारा कर रहे हैं, उससे तो यही सवाल उठता है कि क्या सुल्तान वाली फील के लिए टीपू ने टापू ले लिया? ये सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे रॉयल टापू बिकते कहां हैं, वो भी आपको जानना चाहिए। तो इधर उधर कोई हिंदुस्तान और उसके आसपास बहुत कम देश हैं जहां पर किस तरह के टापू बिकाऊ हैं। आपको कैरेबियाई द्वीपों की तरफ जाना पड़ेगा, इटली के आसपास का समंदर में जाइए, पनामा की तरफ जाइए। हाँ, पास में थाईलैंड है जहां पर कि कुछ द्वीप जो हैं इस तरह से खरीदे बेचे जाते हैं, लेकिन उनकी कीमत आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये क्यों एक्सक्लूसिविटी का सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, उसकी भी एक वजह है। तो इसकी जो कीमत है वो कई करोड़ों में होती है, और फिर प्रॉपर्टी डीलर की फीस तो अलग से आपको देनी पड़ती है। देश जैसा है उसके हिसाब से आपको सालाना टैक्स भी चुकाना पड़ता है, और मेंटेनेंस के लिए भी हर साल ठीक ठाक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो आप और हम OTT सिनेमा वगैरह में ही प्राइवेट आइलैंड का मजा ले सकते हैं। और अगर आप रॉयल आइलैंड खरीदने का सपना देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि या तो आपके पास बेहिसाब दौलत है, या फिर आपके पास बहुत ज्यादा ब्लैक मनी। आइलैंड खरीदने में ब्लैक मनी छिपाने का भी बड़ा खेल होता है, यानी अवैध तरीके से इकट्ठा किया हुआ जो पैसा है वो जमीन खोदकर भी अगर आप नहीं छिपा रहे हैं, रिश्तेदारों के नाम जमीन और घर खरीदकर बेनामी संपत्ति बनाकर भी नहीं छिपा पा रहे हैं, और इतना मोटा माल है कि स्विस बैंक में भी नहीं खप रहा, तो फिर उस मोटे माल को छिपाने के लिए लोग आइलैंड खरीद लेते। अब सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी अयोध्या के आसपास जमीनों की खरीदारी को लेकर योगी सरकार को घेर रही है, उसके बड़े नेताओं के पास आइलैंड खरीदने के पैसे, इतने पैसे हैं उनके पास, या फिर अपने देश में भ्रष्टाचार वाली राजनीति का स्टैंडर्ड बढ़ गया है, इसलिए स्विस बैंक के नाम पर ये प्राइवेट आइलैंड का, स्विस बैंक की बजाय अब जो है प्राइवेट आइलैंड का नाम लिया जा रहा है। ये सारे सवाल हैं जिसका कि जवाब दिया जाना चाहिए, और इसको लेकर इसकी सच्चाई क्या है, अगर इसमें वाकई कोई सच्चाई है। क्योंकि अगर एक मुख्यमंत्री सदन में भी और मंच पे भी एक ही बात दोहरा रहा है, बार बार कह रहा है, और विपक्ष के सबसे बड़े नेता पर यह आरोप लग रहा है, तो इस पर सरकार को भी संजीदगी से जवाब देना चाहिए, और जिस पर आरोप लग रहा है उसको भी। तो देश का मूड मीटर का सफर यहीं खत्म करते हैं।